नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ आप देख रहे हैं बीपी न्यूज पर एक खास पेशकश द विकास कौशिक शो। और आज हम सवाल जो करने वाले हैं वो बहुत अहम है। देखिए, हर शादीशुदा जोड़े को अपनी औलाद की तमन्ना होती है। अपने बच्चे की किलकारी से जब घर आंगन गूंजता है तो हर कोई आनंदित हो जाता है। अपने बच्चे की मुस्कान के लिए इंसान सब कुछ कर गुजरता है, लेकिन बढ़ती हुई इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की वजह से आजकल बड़ी तादाद में लोग अपनी औलाद को पाने की खुशी से वंचित हो रहे हैं। और आंकड़े ये कहते हैं कि तकरीबन 30% से ज्यादा हो चुका है इंडिया में इनफर्टिलिटी रेट यानी बांझपन। पर इन डराने वाले आंकड़ों के बीच उम्मीद की किरण है आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और सेल्फ साइकिल आईवीएफ। क्या है ये, क्या होता है ये, क्या इसकी खासियत है, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर अमृता सिंह जी से। डॉक्टर अमृता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। मुझे ये मौका देने के लिए कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अमृता सिंह जो हैं वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी में। आपको 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। आपने एडवांस सर्टिफिकेशंस इन आईवीएफ एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन किया है। और फिलहाल जैसे मैंने कहा कि आप नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी के साथ हैं। और आपको बता दें कि नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी भारत के सबसे बड़े फर्टिलिटी नेटवर्क्स में से एक है। लेकिन शुरुआत करेंगे अमृता जी समस्या से, समस्या की जड़ से। जो मैंने आपसे कहा कि ये आंकड़े बहुत भयावह हैं। देश में बांझपन की दर बढ़ रही है। हम सुनते हैं कि इनफर्टिलिटी रेट की जो इजाफा है उसमें जीवन शैली, जो हमारा जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या क्या वजह है इसकी जो ये रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है? जी बिल्कुल। जो हमने लास्ट 10 इयर्स में देखा है, पिछले 10 सालों में इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। कई कारण हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कारण जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एक तो डिलेड मैरिजेस है। दूसरी, आफ्टर मैरिज ऑल्सो कपल आर एंगेज्ड विद देयर पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, तो वो प्रेगनेंसी डिलेड प्लान करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग, अल्कोहल या सिडेंट्री लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, जंक फूड एंड सो ऑन आर देयर। तो ये सारी चीजें भी एक प्रॉपर वे में धीरे 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 असर करती हैं और इनफर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। स्ट्रेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज जो अब बहुत आजकल कॉमन देखी गई है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। कई तरह की चीजें हैं जो हम खाने में लेते हैं, जिसको हम सांसों में लेते हैं, इनहेल करते हैं। वो सारी चीजें प्लस पॉल्यूशन, ये सब मिला करके इनफर्टिलिटी के रेशियोज को बढ़ा रही है। तो मतलब अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, इस तरह की जो बैड हैबिट्स जो ओवरऑल हमारी हेल्थ को वैसे इफेक्ट करते हैं, वो हमारी इनफर्टिलिटी या जो हमारी फर्टिलिटी की जो हेल्थ है उसको भी इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। ये दोनों पार्टनर्स में इफेक्ट करते हैं। फीमेल्स में स्मोकिंग, अल्कोहल इनफर्टिलिटी, साथ साथ में प्रेगनेंसी में भी इश्यूज देते हैं। इन मेल पार्टनर व्हाट वी सी कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल से जो उनके स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु जिसको हम लोग कहते हैं, वो ऑल्दो रिपोर्ट्स में भी अगर नॉर्मल आ रहे हैं, सारे पैरामीटर्स उसके नॉर्मल हैं, फिर भी जब हम एडवांस टेक्निक्स उस पर यूज करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट करते हैं, तो वी हैव सीन विथ अल्कोहल एंड स्मोकर्स, यहाँ पर डीएनए में भी चेंजेस आ जाते हैं। एक शुक्राणु के प्रॉपर डीएनए में भी फ्रेगमेंटेशन यानी टूटे टूटे होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी में। इनफैक्ट जो हम आजकल नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी में देख रहे हैं कि 45% अप्रोक्सीमेटली वी कैन से केसेस मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं। तो ये तो शॉकिंग है मैम जानना कि हम तो मतलब एक आम धारणा तो ये है कि बांझपन महिलाओं की समस्या है, लेकिन ये और ज्यादा, जिस तरह के आंकड़े आप बता रहे हैं 40% तो बहुत ज्यादा होता है अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो। मेल इनफर्टिलिटी में आजकल क्या है, पहले थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम थी, कपल्स या मेल पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब देयर इज अ ट्रेंड चेंज। जो मेल पार्टनर होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्टेंस भी उनमें बढ़ गई है कि ओके, आई हैव अ प्रॉब्लम एंड नाउ आई नीड अ ट्रीटमेंट। तो जो एक टैबू था कि फीमेल्स में ही इनफर्टिलिटी होती है और बांझपन की समस्या होती है, अब वैसा नहीं है एक्चुअली। वो धीरे धीरे वो थिंकिंग चेंज हो रही है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट, विच इज अ वेरी गुड फैक्टर। और ये हमारे ट्रीटमेंट कपल्स ये सारी चीजें सोचकर आजकल जल्दी ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं। दो पार्टनर्स हैं और वो
ये पता कब चलता है उनको, जब वो बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब वो लगातार फेलियर्स होते हैं तब पता लगता है, या मतलब उसके और भी कुछ लक्षण जो यूजुअली सामने आ सकते हैं? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे आप? सी ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। जैसे अगर आप साथ में रह रहे हैं, शादी के 1-2 साल हो गए और प्रेगनेंसी नहीं आई डिस्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट्स, नेचुरल ट्राई, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो हम लोग करते हैं वो है इन्वेस्टिगेशंस, यानी हम लोग जांचें करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि आफ्टर 2 years ऑफ ट्राई जनरली 85 to 95% ऑफ कपल उनमें प्रेगनेंसीज आ जाती हैं। तो जो बचे रह गए 5% कपल, उनमें फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशंस ट्राई करते हैं। अभी यहाँ एज फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कपल में फीमेल की एज 35 है और 35 अबव, तो हम लोग उनको ट्रीटमेंट थोड़ा अर्ली देते हैं। वी जस्ट से कि 6 महीने आप ट्राई कर लो, और अगर नहीं होता है नेचुरल ट्राई में तो फिर हम लोग आपके इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। सपोज डिलेड मैरिज है, 40 इयर्स का, फीमेल की एज 40 इयर्स हो गई है, देन तो वी स्टार्ट इंस्टेंटली एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन करा के हम देख लें कि सारे पैरामीटर्स ओके हैं या नहीं है, उन्हें नेचुरल ट्राई के लिए छोड़ें या फिर डायरेक्ट हम लोग ट्रीटमेंट में आगे बढ़ें। जी, आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो मैम ये ट्रीटमेंट दोनों के लिए अवेलेबल हैं? ट्रीटमेंट और ट्राइंग फॉर अ कंसेप्शन और अ बेबी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ बोथ ऑफ द पार्टनर, राइट? एक से तो कुछ चीज नहीं होने जा रही है। सो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर बोथ द पार्टनर्स। इफ वी से अबाउट मेल इनफर्टिलिटी, पुरुषों में सबसे ज्यादा समस्या जो आती है वो है लो स्पर्म काउंट, या फिर पुअर स्पर्म क्वालिटी, या फिर नील स्पर्म। आपने सुना होगा कि शुक्राणु ही नहीं है, राइट? तो ये सारी चीजों की ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, बिकॉज स्पर्म्स के पैरामीटर्स चेंज करने में एक प्रॉपर टाइम लगता है। इट इज नॉट लाइक कि आज हमने मेडिसिन शुरू की, कल हम सोचेंगे कि शुक्राणु उनके अच्छे हो गए, ऐसा है नहीं। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिसिन, कभी कभी हम लोग इंजेक्शंस भी ट्राई करते हैं जिससे कि शुक्राणुओं के ग्रोथ में हेल्प मिलती है या उसके फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। मैंने आपको बोला नील स्पर्म, दैट इज एजोस्पर्मिया, जहां पे सीमेन सैंपल तो है बट उसमें शुक्राणु दिख नहीं रहे। ऐसे केसेस में जब हम लोग ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं तो कुछ टेक्निक्स हैं जिसे हम सर्जिकल ऑप्शंस में गिनते हैं, लाइक टेसे या फिर एडवांस्ड टेक्निक जिसको माइक्रो टेसे कहते हैं। यहाँ पर वी ट्राई टू टेक आउट द स्पर्म्स, शुक्राणु जो हैं उनको डायरेक्ट टेस्टिस से निकालने की कोशिश करते हैं, and we try to take directly the sample from the testis and we proceed for the IVF। आईवीएफ पे मैं आना चाह रहा था मैम, हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि आईवीएफ क्या है, क्योंकि लोगों को सुन के लगता है कि ये कुछ बहुत ही एडवांस टाइप की चीज है और इससे घबराते भी हैं लोग उसको अडॉप्ट करने में। तो हमारे दर्शकों को आप ये समझाएं आसान भाषा में कि आईवीएफ क्या है और कपल्स को इसे कब कंसिडर करना चाहिए, कब उन्हें लगना चाहिए कि हाँ अब उनके लिए आईवीएफ ही एक जरिया है ताकि वो अपना बच्चा पा सके। सी IVF ऐसी डेफिनेटली इट इज अ टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी से कई वो लोग बच्चा पा रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे बच्चे हैं, या जो थक के हार के बैठ गए हैं। सो IVF इज अ टेक्निक जहाँ पे एग्स एंड स्पर्म्स, इन दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। दैट मीन्स कि हमारे IVF लैब में इनको फर्टिलाइज किया जाता है एंड वी पुट दीज एम्ब्रियोज, वी फॉर्म द एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज मतलब कि बेबीज जो हमारे एम्ब्रियोज बनते हैं। सो वी पुट दीज एम्ब्रियोज अगेन इनसाइड द फीमेल बॉडी टू स्टार्ट अ प्रेगनेंसी। सो दिस इज बेसिकली द IVF प्रोसेस, जहाँ नेचुरल ट्राई कर लिया या स्मॉलर ट्रीटमेंट लाइक ओवुलेशन इंडक्शन, अंडे बनाने की ट्रीटमेंट ले ली, मेडिसिन ले लिया, या IUI कर लिया एंड प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, यहाँ पर हम लोग फिर IVF में स्टेप अप करते हैं एंड वी टेक ऑल द थिंग्स आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइज इट एंड पुट अगेन इनसाइड द बॉडी। सो ऐसी कोई बहुत ऐसे डरने वाली चीज नहीं है IVF, इट इज जस्ट अ ट्रीटमेंट। लोग बहुत डिले करते हैं IVF के लिए जाने में, बहुत सोचते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी कहते हैं कि हमने IVF कराया है, किसी को बताना मत। हाँ। राइट तो हमारे आधे पेशेंट्स यही कहते हैं। ऐसा है नहीं ऐसा एक्चुअली। क्यों कि अगर आपने आईवीएफ एक तकनीक है, आपने उसका इस्तेमाल किया, तो क्या लोगों को ये डर रहता है कि वो आईवीएफ में ये मानते हैं कि वो बच्चा जो होगा वो उनका नहीं होगा, या किसी और से आपने स्पर्म लिया, या किसी और मतलब जेनेटिकली वो बच्चा किसी और का है, क्या ये डर रहता है?
दोनों चीजें हो सकती हैं, शायद उनको ये डर है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। एक तो सोशल स्टिग्मा है कि अच्छा इनको बच्चा खुद से हुआ नहीं, अब तो ये दवाइयां करा के, इंजेक्शन करा के, आईवीएफ करा के बच्चा लेके आ रहे हैं। तो उनको समझना होगा अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, है ना। तो सोशल स्टिग्मा और टेबूज जो बने हुए हैं वो धीरे धीरे हालांकि हट रहे हैं, जैसे अच्छा, मैंने आपको बताया। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सवाल इसमें ये भी बनता है कि जो आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं, लोग उन्हें डिजाइनर बेबी भी कहते हैं कि आप उन्हें अपने हिसाब से उनके जेंडर डिसाइड कर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ होता है नहीं क्या? नहीं नहीं, नहीं ये भी ऐसा वहम है ऐसा लोगों को? बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आईवीएफ का बेबी सिर्फ टेक्निक वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज आईवीएफ का बेबी है। जेनेटिक्स, जीन्स, आपके ट्रेड्स, योर स्माइल, योर नोज, योर आईज, दैट विल गो टू योर बेबी, जी, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आईवीएफ साइकिल। एग्जैक्टली। मैं इसी पे आ रहा था कि आज बातचीत की शुरुआत भी हमने ये जो हमारा सेल्फ साइकिल आईवीएफ है उसके बारे में जिक्र से की है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये कैसे एक एडवांस, क्या हम कह सकते हैं कि ये आईवीएफ का एक अपग्रेडेड या एक एडवांस वर्जन है, और अगर है तो क्यों है? ऐसा क्या नया इस टेक्निक में हुआ है जिससे आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा आपका ही होगा, और ये सुनिश्चित करता है सेल्फ साइकिल आईवीएफ? सी आईवीएफ शुरू से ही इट वाज अ सेल्फ साइकिल आईवीएफ या फिर डोनर साइकिल आईवीएफ, ऐसी कोई इसमें एडवांसमेंट नहीं कहते। बट पहले की चीजें क्या होती थी, जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिखी, एग्स कम है या कुछ हल्की सी हमें डिफिकल्टी हो रही है, तो लोग उस आईवीएफ को डोनर साइकिल आईवीएफ में चेंज करते थे। सेल्फ साइकिल आईवीएफ इज द आईवीएफ which will give you a rewarding thing, which will give you the feeling, the happiness of having your own child with your own genes, with your own nose, eyes, and with your tantrums also, right? Right. So this is the thing. So although it is, sometimes it is difficult to go with the self cycle IVF, जहाँ पे एग्स कम है या नील स्पर्म है, जैसे मैंने बोला, जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं शुक्राणुज टेस्टिस से निकालने की, या बहुत कम एग्स हैं। सो सेल्फ साइकिल आईवीएफ takes a lot of effort, a lot of expertise, a very high quality environment, lab technologies, embryology lab, and of course the soul of IVF is our embryologist and our embryology lab. तो बहुत ही एडवांस्ड मॉडर्न टेक्निक्स चाहिए होती हैं, बहुत ही परसिस्टेंस एंड पेशेंस चाहिए होता है, एंड ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज तो चाहिए ही होती है. And there comes the role of Nova IVF fertility, right? Yes, there comes the role of Nova IVF fertility, because we have world class IVF labs, right? All the modern techniques are there, और सारे ही equipments are बिल्कुल advanced, right? Embryologists, they are very expert, and this gives a best and optimal condition जहाँ पे embryos grow करें, that means कि babies grow करें, and then we put those babies to the intending couple, यानी mother के अंदर डालेंगे. So feeling of having your own genetic material or own genetic material का child in your hand is a far different, right? और इसी के लिए शायद लोग IVF करा रहे हैं, इसी के लिए शायद लोग इतनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं. जी, तो जो लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं सेल्फ साइकिल आईवीएफ के बारे में बात करूं, तो क्या एक डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के तौर पर उसका कोई सक्सेस रेट आप डिफाइन कर सकते हैं? सक्सेस रेट डिपेंड करता है पेशेंट फैक्टर पे, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की क्वालिटीज ऑफ स्पर्म एंड एग्स क्या है, एंड डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज पे. एक वाइटल रोल मैंने अभी बताया कि डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट का भी होता है. तो कभी कभी हमारे जो लॉट ऑफ पेशेंट्स विच कम इन 1 month, दे ऑल गेट प्रेग्नेंट, राइट? कभी कभी बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स उसमें से कुछ कम प्रेगनेंसीज आती हैं. तो ओवरऑल एक सक्सेस रेट है जो कि हम लोग मान के चलेंगे. तो डॉक्टर अमृता जी, मैं सक्सेस रेट पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप ये जरूर बताएं कि एक सक्सेसफुल सेल्फ साइकिल आईवीएफ प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजों पर फोकस होना चाहिए? Definitely. So a successful self IVF cycle, it is a combination of science, persistence, and personalized care. सबसे पहली चीज जो हम लोग करेंगे, that is a detailed and thorough clinical history and diagnostics, right? So we do
ऑल शॉर्ट ऑफ टेस्ट लाइक ओवेरियन रिजर्व टेस्ट या फिर स्पर्म एनालिसिस, सीमेन एनालिसिस एंड इफ नीडेड जेनेटिक टेस्ट ऑल्सो, ये सब करने के बाद वी मेक अ करेक्ट डायग्नोसिस. सो व्हेन वी नो व्हाई वी कैन डिजाइन द हाउ. ट्रीटमेंट फिर यहाँ से शुरू होती है जब हमारा एक प्रॉपर, हमारे पास एक प्लान होता है कि इस पर्टिकुलर कपल में इस तरह की चीज शायद ज्यादा काम करेगी. Then we start the treatment. Treatment wise, we start with accurate stimulation protocol for the couple, and there is a meticulous ovarian follicular monitoring. Eggs किस size में बढ़ रहे हैं, किस speed में बढ़ रहे हैं, वो हमें देखना है. And बिल्कुल right time पे वो eggs हम लोग निकालते हैं और अपने IVF lab में भेजते हैं. So in IVF lab, we provide a optimal condition, a very good environment with all the high technology, very equipments are very fine, and वहाँ पे एक proper condition में embryos grow होते हैं. Now comes the part जो कि आजकल बहुत confusing है कि कहीं embryos बदल तो नहीं जाएंगे. Mix up. तो our IVF lab, we can say it is full proof that there is no mixing up. आफ्टर दैट वी ट्रांसफर द एम्ब्रियोस, बच्चा डाल देते हैं महिला में प्रेगनेंसी के लिए. एंड देन कम्स अ वेरी वाइटल रोल. मोस्टली देखते हैं हम लोग जो आजकल आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर फीमेल्स आर वेरी एंग्शियस कि क्या होगा क्या नहीं होगा. हियर कम्स द ह्यूमन पार्ट. वी गिव द सपोर्ट, द इमोशनल सपोर्ट, हैंड होल्डिंग एट ईच एंड एवरी स्टेप एंड कंटिन्यूइंग द सपोर्ट. So persistence and patience is very important in IVF, right? And with this, we can say that कि ठीक है, it might not be the easiest path to go for the self IVF cycle, but it is definitely most rewarding thing to hold your own baby with your own genes, right? तो बहुत ही खुशी देती है ये चीज. इसका अनुभव ही अलग है अगर मैं कहूँ तो जहां तक मैम टेक्नोलॉजी का रोल है, मैं आपसे, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं नोवा IVF फर्टिलिटी के साथ, आप इसे दूसरों से कैसे बेहतर आंकती हैं, इस पूरे सिस्टम को, वहाँ के काम करने के तरीके को, वहाँ की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको, और एक ह्यूमन टच जो आप लोग देने की कोशिश करते हैं, वो कितना बेहतर है दूसरों के मुकाबले? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा इन हाउस नोवा IVF फर्टिलिटी की जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में है पेशेंट के लिए भी, है ना. उनके हर एक स्टेप पे उनको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मिलती है. ऐसा नहीं है कि कोई चीज बताई नहीं, कोई चीज बाद में बता रहे हैं. सो दे गेट फुल ट्रांसपेरेंसी. एंड मैंने बोला ईच एंड एवरी स्टेप वी आर देयर टू हेल्प देम. ऐसा कभी कभी पेशेंट सोचते हैं आज ये बोला, कल ये नहीं बोला, है ना, फिर अचानक से कुछ और चीजें बता दी, अब ये भी करना है. सो द पॉइंट इज, जब भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, IVF इज नॉट अ वन शॉट ट्रीटमेंट कि आज आप आए, आपने IVF कराया और आप घर चले गए. इसमें 1 से 2 महीने का टाइम लगता है. 1 से 2 महीने में हर एक कंफ्यूजन, हर एक प्रॉब्लम जो पेशेंट को हो रही है, चाहे वो उनके क्वेश्चंस हो या उनके आइडियाज हो कि आगे कैसे प्रोसीड करें, उस पे हम लोग 1 to 1 उसको क्लैरिफिकेशन देते हुए चलते हैं. पेशेंट के मन में एक सेटिस्फैक्शन आती है. और वी डोंट डू ओवर प्रॉमिस. हम लोग कभी ये नहीं कहते कि हम तो ये करके ही देंगे, बट व्हाट वी डू, वी ट्राई आवर बेस्ट. IVF का ट्रीटमेंट महिला या पुरुष जो भी ले रहे हैं, सेफ है, इसको तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो सेफ, उनके शरीर को कोई खतरा नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल. ये एश्योरेंस और इसको इंश्योर करना हमारा काम है, राइट. सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें अपने पेशेंट्स के लिए चाहिए. वैसे कोई चीज नहीं करेंगे हम लोग जिससे उनके शरीर में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी तरह की साइड इफेक्ट्स हों. कई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं. जहां इग्नोरेंस होती है वहां कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. हर एक कॉम्प्लिकेशन जो IVF में हो सकता है या किसी भी जनरल सर्जरी में हो सकती है या दवाइयों के साथ हो सकती है, उसको रोकने का उपाय पहले से करना होता है. तो जब मुझे पता है कि ये पेशेंट, इसमें ज्यादा एग्स निकलने वाले हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं उस तरह से ही डिजाइन करूंगी कि पेशेंट के हेल्थ को कोई नुकसान ना हो.
और पेशेंट की जो जेब है उसकी हेल्थ का भी ख्याल क्या ये रखता है ट्रीटमेंट? बिल्कुल, पेशेंट की जेब की हेल्थ का ख्याल रखना भी हमारा काम है। सो नाउअडेज आईवीएफ की जो फैसिलिटीज है, एक तो वाइडली अवेलेबल भी है और इकोनॉमिकल भी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम जाएंगे। और पहली चीज तो ये भी सोचना होता है, पेशेंट के मन में क्या होता है कि आईवीएफ सेंटर जाएंगे तो सबसे पहले आईवीएफ ही कर देंगे वो। ऐसा नहीं है। वी एट नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी वी स्टार्ट विथ स्मॉलर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो आपके लिए सही होगा। अगर आईयूआई से चीजें ओके हो जाएंगी, हम आईयूआई करेंगे। सिर्फ मेडिसिन से ओके हो जाएंगी, प्रेगनेंसी आने के चांसेस हैं तो सिर्फ मेडिसिन देंगे। और अगर नहीं हो रही है चीजें तो आईवीएफ में जाएंगे। इसके लिए तो सबसे पहले आपको कंसल्ट करना चाहिए। और ओवरऑल जेन्युइनली आजकल बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आईवीएफ की सुविधा आ गई है। कपल्स बहुत हेजिटेट करते हैं आईवीएफ की ट्रीटमेंट में, उसको डिसाइड करने में बहुत हेजिटेट करते हैं कि मुझे आईवीएफ कराना है या नहीं कराना है। सो माय सजेशन इज you start the treatment. Although it is difficult to decide to go for directly IVF or a repeated IVF cycle, but the joy of having your baby in your hand is far, far, far beautiful, right? तो आप इसको बिल्कुल हेजिटेशन थोड़ा कम करके ट्राई करने की कोशिश करें। वी आर हेयर टू हेल्प यू। नोवा आईवीएफ इज हेयर टू हेल्प यू, ऐसा कह रही डॉक्टर अमृता सिंह, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। अगर फिर भी आप आईवीएफ के बारे में या सेल्फ साइकिल आईवीएफ के बारे में या नोवा फर्टिलिटी के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी से। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप बात कीजिए और पाइए हर जानकारी। फिलहाल हमारी इस बातचीत और हमारे इस खास शो में इतना है। विकास कौशिक को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।